ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने इस महाधिवेशन में शामिल होने का मौका दिया है। मैं राइट्स एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव की तरफ से उनकी शुभकामनाएं और आपकी इस संघर्ष में उनकी सहभागिता का वचन लेकर के आया हूं। चूंकि राष्ट्रपति जी विराजमान है इसलिए समय कम है, मैं मुख्य तौर से आपके सामने 3 मुद्दे रखना चाहता हूं। पहला मुद्दा है कि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ और आरआरआई के बीच में सहभागिता क्यों? यह सहभागिता 2 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत कि जो वन के पास और वन में निवास करते हैं उनका वनों पर पूरा अधिकार होना चाहिए, और दूसरा, इन अधिकारों के बिना वन का संरक्षण असंभव है। ये सिद्धांत हमारे सहभागिता के कोर, हमारी सहभागिता का आधार है। और ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत ठोस उदाहरणों पर आधारित है। यदि आज विश्व में आप देखें कि किन राष्ट्रों की चर्चा होती है जहां पे संरक्षण, वन संरक्षण बहुत अच्छा हुआ है, ब्राजील, मैक्सिको, चीन, उनमें क्या समानता है? उनमें समानता सिर्फ ये है कि उन्होंने वन समुदायों को वनों पर पूरा अधिकार दिया है। अब आज की तारीख में जीआईएस की फोटोग्राफी के द्वारा जब यह देखा गया कि ब्राजील के जंगलों में जो राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क्स, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं और जो सामुदायिक वन हैं उनकी तुलना की गई, तो सामुदायिक वनों की सघनता, जीव विविधता और उनका स्वास्थ्य राष्ट्रीय पार्क से, नेशनल पार्क से हजारों गुना बेहतर था, और उसके ऊपर जो खर्चा हुआ था वो 1/100वां हिस्सा भी नहीं था। इसी तरीके से जब मैक्सिको के सामुदायिक वन विकास समुदायों को वन अधिकार मिले और उन्होंने वन उद्यम शुरू किए, तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज हुई। वन की सघनता बढ़ी, लोगों की आमदनी बढ़ी, और आश्चर्य, सबसे आश्चर्य, मैक्सिको सरकार की आमदनी बढ़ी। और तीसरा सबसे बड़ा बढ़िया उदाहरण हमारा नेपाल खुद है। जब लोगों को थोड़े से अधिकार दिए गए तो उन्होंने नेपाल की मिड हिल्स को हरा भरा कर दिया है। और ये सिर्फ हरा भरा नहीं किया है, आज की तारीख में उन मिड हिल्स के सोशल सेक्टर्स में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई पे सबसे बड़ा निवेशकर्ता यदि कोई है तो वो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ है। ये शोध मैंने नहीं की है, ये शोध खुद नेपाली शोधकर्ताओं ने यहां की है, और उन्होंने ये हमको बताया है। इन सब उदाहरणों के सामने होते हुए मुझको लोगों के वनों पर अधिकार के बारे में और कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ 2 अन्य चीजों के बारे में आपका ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित करना चाहता हूं, और ताकि मैं ज्यादा समय आपका न लूं। दूसरा है कि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल की प्रजातांत्रिक संघर्ष में एक अहम भूमिका निभाई थी, और आज वही प्रजातांत्रिक प्रक्रिया एक नया नेतृत्व लेकर के आएगी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ का। मैं राइट्स एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव की तरफ से ये बोलने आया हूं कि हम इस प्रक्रिया की बहुत इज्जत करते हैं, और जो भी नेतृत्व उभर कर आएगा हम उसके साथ अपनी सहभागिता जारी रखेंगे। आपके अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी नहीं मिलेगी तब तक आपके अधिकार सुरक्षित नहीं है, यह संघर्ष आपको जारी रखना पड़ेगा। दूसरा, पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन की बात चल रही है। विकसित देशों का प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। वो चाहते हैं कि विकासशील देश नेपाल सरीखे अपने वनों का संरक्षण करके उस प्रदूषण को कम करें, और उसके लिए वो पैसा देंगे। ये पैसा देंगे सरकारों को। इनका आपके अधिकारों से कोई संबंध नहीं है।
विकसित देश अपनी जीवन प्रणाली नहीं बदलेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं बदलेंगे, लेकिन आपके अधिकारों का सौदा जरूर कर लेंगे। इसलिए जलवायु परिवर्तन पर जो नीतियां होंगी उस पर आपको एक कड़ी नजर रखना पड़ेगी। और आखिरी, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कई शहरी संरक्षण करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वनों का यदि संरक्षण करना है तो वन में जो लोग रहते हैं उनको वहां से निकाल दो, उनके अधिकारों को खत्म कर दो। मेरा कहना है कि आपको इस तरीके से वन संरक्षण संस्थानों के साथ भी मुठभेड़ करना होगी, संघर्ष करना होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आखिरी, ये एक मिथ्या फैला के रखी गई है कि वनों का अच्छी तरीके से शोषण करके राष्ट्रीय आमदनी सिर्फ बड़े बड़े उद्योग चला सकते हैं। ये आपके सामने चैलेंज है कि अब आप आने वाले समय में बताइए कि लघु वन उद्योग किस तरीके से गांवों की बेरोजगारी खत्म करेंगे, वनों का संरक्षण करेंगे और हमारी राष्ट्रीय आमदनी को बढ़ाएंगे। अंत में एक बार मैं फिर से अपनी शुभकामनाएं आपको पेश करता हूं। थैंक यू।